Rimjam Sparks presents Ekal Bharat Manch 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus. सबसे पहले तो सर एकल भारत मंच की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। सर आपका भी। आज हम बैठे हैं एक चर्चा के लिए जिसमें हम कल से ये चर्चा जारी है। इस सत्र में आप हमारे साथ हैं तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे पहले इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आप एक ऐसे मंत्रालय की जिम्मेदारी हैं जो समाज के निर्धारण का काम करता है, समाज को एक दिशा भी देता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि एक वही मुद्दा बेसिकली होता है जहाँ से लोग भटकते हैं या फिर स्वयं से दूर जाते हैं, गांव समाज से दूर जाते हैं, घरेलू कलह होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ भी सरकार बनाई है, आप उस सरकार में मंत्री हैं, तो समाज के लिए आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? नहीं, देखिए मेरे पास दो मंत्रालय हैं और दोनों ही ऑपोजिट हैं। दोनों का जो विजन है बिल्कुल ऑपोजिट है। एक एक्साइज है जो बेसिकली एक्साइज डिपार्टमेंट में रेवेन्यू कलेक्शन का डिपार्टमेंट है। सेकेंडली दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो लिकर प्रोहिबिशन का है, जो ये प्रोत्साहित करता है नौजवानों को या किसी को भी समाज में कि अगर किसी को नशे की आदत है तो उस नशे की आदत को कैसे छोड़ा जाए। और उस डिपार्टमेंट में बेसिकली क्योंकि वो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, ज़्यादातर उसमें NGOs के माध्यम से हम लोग जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वो प्रदेश में चलाए जाते हैं। और उन नशा मुक्ति केंद्रों में जो नौजवान पीढ़ी है या कोई और उसके अलावा और भी कोई जिसको नशे की आदत होती है उनको वहाँ पे लाया जाता है, उनको नशे से मुक्ति दिलाई जाती है। उसके बाद उनको ये प्रेरित किया जाता है कि आप नशे को छोड़ें, जिससे समाज के लिए आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी हैं। एक नौजवान जिसको मैं कहता हूँ यूथ, जो एक डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक कड़ी है, उसको नशे से दूर किया जाए और वो देश की उन्नति में, प्रगति में अपना योगदान दे। तो उस डिपार्टमेंट में हम लोग नशे से मुक्ति के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेमिनार्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। तो बेसिकली लिकर प्रोहिबिशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हम लोग सोशल वेलफेयर के लिए, और मैं मानता हूँ कि वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उस डिपार्टमेंट के अंडर हम लोग इस कार्य योजना को आगे बढ़ाते हैं। सर जब लिकर प्रोहिबिशन मद्य निषेध की बात होती है तो हम अक्सर बात करते हैं कि गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को शराब से छुटकारा पाने के लिए कई तरह की युक्तियां बताई जा रही हैं। लेकिन अभी गांव तो व्यसन मुक्त होने के लिए सरकार काम करी है, नगर व्यसन युक्त होता जा रहा है। नगरों में पब कल्चर बढ़ रहे हैं, थोड़े युवा नशे की ओर भाग रहे हैं। तो नगर के लिए आपका जो विभाग है मद्य निषेध, नगरों में कैसे ये काम कर रहा है कि युवा नशे की तरफ न जाए, जो नशे हैं उन नशे को छोड़ें, इसके लिए क्या कार्य हो रहा है? नहीं, देखिए डिपार्टमेंट जो काम करता है पूरे स्टेट में हर जगह काम कर रहा है, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो। ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्र जो बने हुए हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही बने हुए हैं, शहरों में बने हुए हैं। तो जब हम टारगेट करते हैं, जब हम हमारा जो यूथ है जिसको हम देखते हैं वो हम हर जगह देखते हैं कि जहाँ भी, चाहे वो हमें रूरल से मिल जाए चाहे वो अर्बन से हो, तो उसमें कोई बारिफिकेशन नहीं है। जहाँ भी हमें दिखता है कि हमें इनकी मदद की आवश्यकता है, हमारा डिपार्टमेंट उनके लिए काम करता है। और शहरी क्षेत्र में भी ज़्यादातर जो सेमिनार्स होते हैं क्योंकि वो स्कूल्स और कॉलेजेस में होते हैं, तो वो रूरल एरियाज़ में भी जो बने हुए कॉलेजेस हैं वहाँ भी जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में बने हुए कॉलेजेस हैं वहाँ भी आते हैं, स्कूल्स हैं वो भी दोनों जगह करते हैं। तो टारगेट्स जो कार्य योजना बनती है वो पूरे स्टेट के लिए बनती है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट उस तरीके से काम करता है। हलवासिया सर, आपसे मेरा यह सवाल रहेगा कि एकल अभियान जो उसका संस्कार और जागरण का जो कार्य है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि लोग हमारे संस्कार से कैसे जुड़े, कैसे वो नशा को छोड़े, कैसे व्यसन से दूर हों, जो बुरी आदतें हैं वो उनसे छूटे। क्योंकि वनवासी समाज में जो असामाजिक तत्व हैं वो इन्हीं का बढ़ावा देके उनसे गलत काम भी करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एकल कैसे काम कर रहा है और समाज निर्माण में कैसे कार्य दायित्व निभा रहा है? एकल इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम लोग ऐसे गांवों में शाम को भजन कीर्तन संध्या रखते हैं। जो शराब पीने का टाइम है उस टाइम में महिलाएं अपने पति को लेकर के जाती है कि चलो वहाँ भजन हो रहा है, पहले भजन सुनो। जो एकल हरी कथा वगैरह हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस तरह से गांव-गांव के अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है और बहुत कुछ हम लोग सफल हो रहे हैं।
तो एकल तो इस व्यसन से बचने के लिए बहुत कुछ कर रहा है गाँव के अंदर, और इसमें हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। राजेश सर, मैं आपसे युवाओं के लिए सवाल पूछूंगा, क्योंकि युवा जो देश के भविष्य हैं, समाज के भविष्य हैं, राष्ट्र के भविष्य हैं, उनके वो भी आजकल जैसे हम कुछ राज्य ऐसे हैं, पंजाब, हरियाणा और थोड़ा थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में तो शराब बंद है, लेकिन वहाँ भी युवा, तो युवाओं को कैसे राष्ट्र निर्माण की ओर जोड़े और व्यसन से कैसे दूर करें? देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम को मैक्रो कंसेप्ट में देखना पड़ेगा। जो हमारा यूथ है अकेलेपन से ग्रसित है, क्योंकि परिवार की जो हमने डेफिनेशन बना दी वो बना दी मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। जो माँ बाप भी डेफिनेशन से अलग हो गए कहीं ना कहीं। तो उस जो बच्चे का अपब्रिंगिंग होती है वो अकेलेपन में हो रही है। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेता है। तो कई बार सोशल जो चीज़ें हैं हमारी वो इस तरह के इफ़ेक्ट डालती हैं। दूसरा, क्योंकि हम ट्राइबल्स में काम करते हैं, मेरा ये मानना है कि ट्राइबल कम्युनिटी को हमने इंटरप्रेट ठीक नहीं किया हुआ। वो जो हमने देखा नंगे, अंधविश्वास से ग्रसित, ऐसे हमने उसको पिक्चराइज कर रखा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 4 लोग जा रहे हैं जंगल में, साथ में आदिवासी बच्चा भी जा रहा है। एक को किसी ने काट लिया, जो शहर का बच्चा था। वो तो चिल्लाने लग गया, हॉस्पिटल कहाँ पे है, यहाँ कुछ नहीं है, पापा कहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए, ये हो गया, ये हो गया। जो आदिवासी बच्चा था उसने एक पत्ता तोड़ा और उसके वहाँ लगा दिया और वो ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का जो हमें डिफाइन करना चाहिए, बड़े कैनवस पे करना चाहिए। अभी हम शिक्षा को कॉलेज और वहीं तक लेके जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा बढ़ाएं। और परिवार प्रबोधन जो संघ का हमारे भी एक चलता है काम, उसको मुझे लगता है पार्ट ऑफ एजुकेशन बनना चाहिए। उससे ये समस्याएं कई रूप में, नशे की समस्याएं, रोज समस्याएं हल होंगी। एक आपने पंजाब और इस तरफ का जिक्र किया, उसमें कहीं ना कहीं मंत्री जी भी बैठे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का एक बैलेंस करना पड़ेगा हमें, रेवेन्यू को और सोशल जस्टिस को। जब हम ज़्यादा रेवेन्यू की तरफ चले जाते हैं तो कई बार क्या है कि हम सेल की भी मार्केटिंग, उसकी भी मार्केटिंग करने लग जाते हैं, दिल्ली में जैसे हुआ। तो ये जो बैलेंस है बिटवीन द सोशल वैल्यूज़ एंड ये वाली हैबिट्स, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा यदि यूथ को हमें रोकना है। सर, जैसे सर ने बोला कि गवर्नमेंट ज़्यादा रेवेन्यू के चक्कर में, तो यूपी में अभी बहुत आम हो गया है और लगभग ये खबरें आती रहती हैं, जहरीली शराब और ब्लैक में शराब। क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट ने तो बड़े जतन किए हैं, 10 बजे से बाद शराब नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने जितने रिस्ट्रिक्शन करने किए थे, लेकिन फिर भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो उस बैरियर को तोड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो एंटी गवर्नमेंट है और एंटी सोशल है। तो उसको कैसे रोकथाम करें? देखिए, जहाँ तक जहरीली शराब की आपने बात करी, इलिसिट लिकर की, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2.5 वर्षों में स्टेट में हमने काफ़ी उसको रोका है। आपको याद होगा जब हम अगर 5, 7, 10 साल आजमगढ़ में भी बड़ा एक्शन हुआ तो उसमें उस वक्त प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं होती थी, मौत होती थी लोगों की। जहरीली शराब लोग बेसिकली मिथाइल मिक्स करते हैं जो गांव देहात में बनाते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ होती थी। ऐसी घटनाएं जो पहले प्रदेश में होती थी, इस बार हम लोग ने 2.5 साल में आपने देखा होगा एक भी घटना नहीं हुई। इसे काफ़ी रोका। हमारी जो प्रवर्तन की टीम्स हैं, एनफोर्समेंट की टीम्स हैं, वो हमने उनको एक्टिव कर रखा था और लगभग हर महीने उसका हम अभियान चलाते हैं। सेकेंडली, आपने जो यूथ के बारे में बात करी,
मैं आपकी बात सुन रहा था। एक्चुअली आबकारी विभाग, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू कलेक्शन का डिपार्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक बड़ा रेवेन्यू भी एक्साइज डिपार्टमेंट से मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो डिपार्टमेंट कभी भी, हम लोग कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट इस तरीके का नहीं करते कि ये आप लोगों को करना चाहिए, लेना चाहिए, इसका आप लोगों को आपको यूज़ करना चाहिए। बेसिकली ये ईटिंग हैबिट है किसी की, अगर कोई मान लीजिए मदिरा का सेवन कर रहा है तो वो उसकी ईटिंग हैबिट है, लेकिन डिपार्टमेंट अपनी तरफ से किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करता है, किसी को भी ये नहीं कहता कि आप लोग जाइए, आप बार्स में जाइए, कहीं भी जाइए और उसका मदिरा का सेवन करिए, ये हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लिकर प्रोहिबिशन में, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोगों को जो फंडिंग होती है, उस फंडिंग से हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग पूरा कोशिश यही करते हैं, हम लोग ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी डाले हुए हैं कि 21 साल से नीचे के युवाओं को आप मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, सर्व नहीं कर सकते, उनको आप किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हमारे विभाग में। ये हमारे एक्ट में है, आबकारी एक्ट में है कि 21 ईयर्स और उसके नीचे के नौजवानों को ना आप सर्विस दे सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं, और ना कहीं पे उनको सर्व कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर हम उस एक्ट की धारा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। एक तो ये बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि क्योंकि हम कम से कम बार्स आएँ, कम से कम, क्योंकि हमने टाइमिंग्स को भी रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप उतने इसके बाद आप नहीं सर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस, हमने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, कोशिश यही करते हैं। और हमें भी बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, तो उस तरीके से हम लोग को भी काम करना पड़ता है। हेलो आसिया सर, कुछ कहना है? मैं सबसे पहले तो मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा इनकी डायनेमिक एक्साइज पॉलिसी के ऊपर, जिसकी ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस के मारे लिकर माफिया यूपी में ख़त्म हो गया, और यूपी का जो रेवेन्यू है वो कई गुना बढ़ाया है इन्होंने, जिससे हमारे यूपी का विकास हो रहा है। लेकिन कुछ छोटी छोटी विसंगतियां हैं, हालांकि इन्होंने डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा किया है, छोटी छोटी विसंगतियां हैं जिसके बारे में मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप लोगों ने कर दिया कि अगर घर में शराब सर्व करेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब 99.9% कोई लाइसेंस नहीं लेता है, लेकिन उसको आपने क्राइम बना दिया है, तो हम लोग सब कोई क्रिमिनल हो गए अगर घर में सर्व कर रहे हैं। तो इस तरह के जो दूसरा, अगर हम कोई प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं, कोई कम्युनिटी हॉल में कर रहे हैं या कहीं बाहर कर रहे हैं, हमारा प्राइवेट फंक्शन है, उसको कमर्शियल कैसे बना दिया गया। ये छोटी चीज़ें हैं जो आपके ध्यान में हम इसलिए लाना चाहते हैं कि इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, इतना साफ काम हो रहा है, एकदम क्लीन ओपन आपका ऑक्शन हो रहा है, आपके सब काम बहुत अच्छा है, रेवेन्यू आपकी बहुत अच्छी है, नंबर 1 कलेक्शन है आपका रेवेन्यू का। ये छोटी छोटी जो विसंगतियां हैं, इनके ऊपर ध्यान दे करके इसके ऊपर अगर आप कुछ करेंगे तो बड़ी अच्छी बात हो। सर ने भी बात की कि माफिया ख़त्म हो गया। माफिया अभी हम पिछले सालों में देखें तो सरकार ने हर क्षेत्र के माफिया को ख़त्म किया, लेकिन जो आपका विभाग है इसमें जो निचले लेवल के हैं, जो छोटे छोटे जिनको स्लीपर सेल भी कह सकते हैं, वो अभी भी एक्टिव है, और इन्हीं की वजह से ये जो छोटी छोटी घटनाएं सामने आती हैं, तो इन पे सरकार, माफियाओं को सरकार गिरा दे रही है, लेकिन ये कैसे छोटे छोटे बच जा रहे हैं? स्लीपर सेल, अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली जैसे अब देखिए, जो जहरीली शराब बना रहा है वो कोई बड़ा व्यापारी नहीं है, कोई बड़ा उसका सरकार के कांटेक्ट नहीं है, वो एक छोटी सी झोपड़ी में उसने अपना सेटअप बना रखा है, जब पुलिस वाले आ रहे हैं वो फेंक के गायब हो जा रहा है। क्योंकि सर ये हम अक्सर देखते हैं, ये नॉर्मल भी है, तो उन पे क्यों नहीं लगा रहे? माफिया खत्म हो जा रहा है, ये बच जा रहे हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, जो माफिया थे इस ट्रेड में, मुझे याद है कि 2000, मैं किसी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि अब सवाल आया तो मुझे थोड़ा क्लैरिटी देनी पड़ेगी। जब स्टेट में समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, तो एक बड़ा कार्टेल था इसमें, जो कार्टेल अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाता था गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के पास बैठता था, गवर्नमेंट जो उनके फ़ायदे के लिए जो उनको लगता था उस हिसाब से वो पॉलिसी को बनाते थे, एक्साइज पॉलिसी को। उस वजह से जो रेवेन्यू स्टेट में आना चाहिए था वो रेवेन्यू उनके पास जाता था, क्योंकि जो पैसा अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा तो उस पैसे से डेवलपमेंट के काम होंगे।
लेकिन वो पैसा उन माफियाओं के घरों में जाता था। और उसमें कौन कौन, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, बहुत ही पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे। हमें वो ख़त्म करना था कि ये जो माफिया है पूरा स्टेट में, जो पूरा कंट्रोल करता है लिकर इंडस्ट्री को, इसको हम कैसे ख़त्म करें। हम लोग ने जब देखा कि कैसे कि यूपी में ये जो बड़े बड़े लोग हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर यूपी में, तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में उनका कारोबार चलता था। वो अपने नाम से कारोबार करते थे और वो किसी और को एंटर नहीं होने देते थे इस काम में। अगर एंटर कोई दूसरा होगा तो कंपटीशन आएगा, कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, तो फिर उनकी मोनोपोली नहीं चल पाएगी। तो वो मोनोपोलाइज कर ले, पूरे सिस्टम को मोनोपोलाइज किया हुआ था उन्होंने। तो हम लोगों ने कहा कि अब इस मोनोपोली सिस्टम को कैसे तोड़ा जाए। तो हम लोगों ने एक रूल शुरू में लेकर आए हम लोग कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें आना चाहता है, वो पूरे प्रदेश में 2 दुकानों से ज़्यादा उसको हम लोग नहीं अलाउ करेंगे। तो जिससे ये बड़े बड़े जो लोग थे, जो 100-100, 150-150, 200 दुकानें उनकी प्रदेश में होती थी, वो पूरे सिस्टम को मोनोपोलाइज करते थे। हमने उनको 2 दुकानों पर रिस्ट्रिक्ट किया कि आप अपने नाम से 2 दुकान से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इसको जब हम लोगों ने किया तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने उनके उस स्ट्रक्चर को नीचे लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाके तोड़ा। सेकेंडली ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हम लोगों, जैसे आपने कहा कि हम डिजिटाइज हमने किया सिस्टम को, काफ़ी कुछ डिजिटाइज हम लोग लेकर आए कि जितना भी हम लोग कंप्यूटर से हमने उसको जोड़ा, विभाग को कंप्यूटर सिस्टम से। हम पूरे सिस्टम को ऊपर डिस्टिलरी से लेके और नीचे रिटेल तक हमने उसमें एक हम सॉफ्टवेयर लेकर आए, जिस सॉफ्टवेयर के साथ हमने उसको जोड़ने का काम किया कि अगर डिस्टिलरी से कोई भी निकलेगा, कोई ट्रक निकलेगा, तो कितने उसमें कितना माल निकला है और नीचे कितना पहुंचा है, ये पूरी ट्रैकिंग हमने ट्रैक किया उसको। तो उससे हम लोग की जो लीकेजेस थी बीच में, जो माफिया लोग जो एक्साइज की चोरी करते थे और उसके बाद उसको ग्रे मार्केट में ले जाके बेचते थे, उस चीज़ को हमने ऑलमोस्ट ख़त्म किया। अब वो जो एक्साइज की चोरी वाली बात आती है वो ख़त्म हो गई है। अब हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, हमारे सामने है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी सेल हो रही है। तो हमने इस चीज़ को डिजिटाइज किया है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इस माफिया स्ट्रक्चर को तोड़ा है, ट्रांसपेरेंसी लाए। तो 14,000 करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में जब उनकी सरकार गई थी। आज हम लोग करीब 50,000 करोड़ पे पहुंचने जा रहे हैं एक्साइज रेवेन्यू, 50,000 करोड़। तो ये हमने जो जंप लिया है करीब 7 वर्षों में, इतना बड़ा जंप लिया है, ये केवल ये जो हमने ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ को लेकर आए हैं इसी वजह से लिया है। सर आपने रेवेन्यू की बात की, तो हम पिछले 2 बार इन्वेस्टमेंट समिट हम देख चुके हैं। सरकार ने भी कई दावे किए कि यूपी एक इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। तो आपका विभाग कितना इसमें भागीदार है और कैसे भागीदारी कर रहा है? मैं आज ही विभाग के लोगों की समीक्षा कर रहा था, आपने अच्छा प्रश्न किया है। इन्वेस्टर समिट में करीब 30,000 करोड़ के प्रपोजल्स हमारे पास आए थे विभाग के पास। केवल मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। 30,000 करोड़ के प्रपोजल आए थे, जिसमें 10,000 करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं ग्राउंड पे। तो हम लोग बहुत जल्दी जो डिस्टिलरीज आ रही हैं, एथेनॉल के प्लांट्स आ रहे हैं, पोर्टेबल लिकर के प्लांट्स आ रहे हैं, वो हम लोग करीब साल भर में, 1.5-1.25 साल में उसकी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। बाकी जो प्रपोजल्स हैं उनके संग MOUs का काम चल रहा है गवर्नमेंट का। तो 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल और केवल एक्साइज डिपार्टमेंट में इन्वेस्टर समिट में मिले हम लोगों को। आपने बात की इथेनॉल की। इथेनॉल इस समय बहुत हॉट टॉपिक भी है इंडिया के लिए, क्योंकि हम उस फ्यूल के भी नज़रिए से उसको देख रहे हैं। बिहार में इफेक्टिव नहीं। हम बेसिकली आपसे ये सवाल पूछेंगे कि बुंदेलखंड, जैसे वेस्ट यूपी हमारा डेवलप, थोड़ा सा ईस्ट और बुंदेलखंड के मुकाबले डेवलप है, तो ये इन क्षेत्रों में कैसे हम काम करें ताकि इधर भी हमारी जैसे देखिए इन्वेस्टर समिट, वही अच्छा क्वेश्चन आपने ये भी है। इन्वेस्टर समिट जब हुआ, एक आम धारणा यूपी के लिए थी कि जितना भी इन्वेस्टमेंट होता था वेस्टर्न यूपी में जाता था, और उसमें भी सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते थे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर भी नहीं, गाज़ियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये 3 सिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में आना चाहते थे, इसी एरिया में आना चाहते थे, क्योंकि वो NCR का रीजन है और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सेफ्टी भी उनको लगता था कि वो दिल्ली के करीब हैं, तो उनको ज़्यादा सेफ्टी भी महसूस होती थी। लेकिन अब की बार जब इन्वेस्टर समिट हुआ था हम लोगों का, उसमें ये बड़ी आश्चर्य की बात है और अच्छी बड़ी पॉजिटिव बात भी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यूपी में अच्छा हुआ है और पहले के मुकाबले, पिछली सरकारों के मुकाबले
योगी जी ने माफिया ख़त्म किया है, किसी भी तरीके का माफिया हो वो ख़त्म हुआ है। लोगों को सिक्योरिटी का, सेफ्टी का एहसास हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट को सेफ्टी का एहसास हुआ है कि अगर हम आएंगे स्टेट में तो कोई हमें परेशान नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रपोजल्स आए, MOU हुआ गवर्नमेंट के साथ, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे पूर्वांचल हो या चाहे बुंदेलखंड हो, 4 पॉकेट्स हैं स्टेट के, लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सभी 4 पॉकेट्स में हम लोग को देखने को मिला कि बुंदेलखंड में भी अगर पश्चिम में 2 लाख करोड़ के प्रपोजल्स आए हैं तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी 1.5 लाख पौने 2 लाख करोड़ के प्रपोजल्स आए हैं। तो करीब करीब सभी जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लोगों ने हर जगह अपनी इच्छा जाहिर करी है, जिसका जो ट्रेड था, जहाँ पे जिसको सूटेबल लगा वहाँ पे उसने अपना उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर करी है। तो ये केवल इसलिए हुआ है कि आज स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की जो आज हम कहते हैं कि हमारा स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो योगी जी ने उसको 7 साल में बहुत बेहतर किया है और उसी की वजह से स्टेट में 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। अब तो आपका बुलडोजर बिहार तक पहुंच गया है, मॉडल जो था वो बिहार में भी लागू हो रहा है। इन सब से इतर जो एक बड़ी चीज़ है समाज निर्माण, जो एकल अभियान कर रहा है लगातार 34 वर्षों से कर भी रहा है, उसमें जो गांव में सर ने भी बताया कि कैसे हम जागरण करते हैं, संध्या के समय ऐसा काम करते हैं कि लोग बिजी रहें, वो नशा की ओर जाए ही नहीं, जो उनको मौका ही ना मिले वो नशा। तो सरकार इस उद्देश्य को कैसे देखती है और इसके लिए क्या कदम उठा रही है? नहीं, बहुत ही अच्छा। मैं तो काफ़ी कोशिश कर रहा था। मुझे जब पहले पता लगा कि एकल विद्यालय आप लोग चलाते हैं, मैंने कोशिश बहुत करी कि कैसे पता लगे कहाँ कहाँ वो विद्यालय चल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद अपने ज़िले में उसको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। लेकिन चलिए, धन्यवाद है आप लोग आपका कि आज पता लग गया। माधवेंद्र जी बैठे हुए, उनके से नंबर शेयर हो गया, मैं उनसे बात करूंगा। और हरदोई में कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में तो जहाँ का मैं हूँ, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं उसको जितना ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकता हूँ मैं अपने रिसोर्सेज भी लगाऊंगा और मैं उसको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप बहुत ये बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को आप आइडेंटिफाई करके आप लोग उनको पढ़ाई। मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छा ज्ञान, सबसे अच्छी चीज़ कोई है तो ज्ञान। आप लोगों को पढ़ा के उनको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। कोई भी वेल्थ बेकार है, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जीवन में किसी भी संघर्ष को आप लड़ सकते हैं, उसको पार पा सकते हैं। अगर आपके पास आप पढ़ाई है, आप पढ़े लिखे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। और मैंने भी हमेशा अपने पॉलिटिकल लाइफ में मेरी प्रायोरिटी हमेशा एजुकेशन रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग एजुकेट कर सकें, जो रिसोर्सेज की कमी उन रिसोर्सेज को हम दे सकें, प्रोवाइड करा सकें। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं डेफिनेटली इस अभियान में अपने को जोड़ना चाहूँगा और कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में, और अगर मुझे बाहर भी काम करने का मौका मिला तो उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहूँगा। तो क्या हम भविष्य में ये देख सकते हैं कि एकल अभियान के जागरण कार्यक्रम में भी आपका मंत्रालय सहयोग करके आगे उस अभियान को और तेज कर रहा है? डेफिनेटली, अगर आप मेरे मंत्रालय को अपने अभियान से जोड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी मदद हो सकेगी हम बिल्कुल उसमें करेंगे। क्योंकि देखिए, एकल अभियान का एक आयाम एकल श्रीहरि है, जो विशेष कर इसी जो आपका मंत्रालय कार्य कर रहा है उस पर ही काम कर रहा है, और खासकर ग्रामीण और वनवासी। हलवासिया सर ने शुरू में बताया भी। तो सर, कैसे एकल कैसे काम करे, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे अगर मंत्रालय जो काम नहीं कर पा रहा है वो हम एकल कर रहा है, जो क्योंकि मोदी जी ने भी कहा जो सरकारें नहीं कर रही वो हम कर। मंत्रालय जो शराब छुड़ाने का जो काम जो कर रहे हैं, उसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं कि शराब की लती ना पड़े, उसमें हमारे साथ आ सकता है। हम तो छोटे छोटे गाँव में जाकर के एकल श्रीहरि के थ्रू, भजन कीर्तन के थ्रू बसेस चला रहे हैं, वहाँ पर स्क्रीन पे रात को पिक्चर दिखा करके अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई उसको शराब खाने में जाने नहीं दिया जाए। तो उसमें सरकार ये देखे कि भाई हमको किस तरह से हमारे साथ हाथ जोड़े, साथ में हाथ पकड़ करके हमको आगे लेके चले। और मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हरदोई के अंदर ये एकल स्कूलों को प्रमोट करेंगे। मैं इसके लिए अब इनको पकड़ूंगा, मैं वहाँ हमारे हरदोई में बहुत स्कूल हैं, मैं जा कर के इनको सारी यथास्थिति बताऊंगा और वहाँ पर इनसे सहयोग मांगूंगा। सर, एक सवाल और, यूपी में शहरों में अक्सर हम ये चीज़ देखते हैं, थोड़ा सा ये पॉप कल्चर बढ़ गया।
पब कल्चर भी बढ़ गया है। तो जिसके बच्चे धीरे धीरे थोड़ा सा हमारी संस्कृति से आगे जा रहे हैं, पॉप कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, कैसे? देखिए, पर्सनली आई डोंट अप्रिशिएट दैट कल्चर। जो आपने पॉप कल्चर की बात करी, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता। मैं अब गवर्नमेंट देखिए ये कर सकती है, गवर्नमेंट ये तो किसी को रोक तो नहीं सकती है कि उनकी अपनी एक लाइफस्टाइल है, लोग अपना जिस लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, गवर्नमेंट उस पर तो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, हम बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और बच्चे उसमें ना जाएं, ये कोशिश करते हैं कि उनको बेहतर तरीके से उनको एजुकेट किया जाए, उनको समझाया जाए। और बाकी जिसका जो लाइफस्टाइल है, जो लाइफस्टाइल जीना चाहता है, आपने देखा होगा लखनऊ में बहुत सारे जो लोग हैं, लखनऊ अब वो लखनऊ नहीं रहा जो पहले नवाबों का शहर कहा जाता था। अब तो करीब पूरे यूपी से, हर शहर से लोग लखनऊ में आके बस गए। लखनऊ का बहुत बड़ा मतलब क्षेत्रफल बहुत बड़ा हुआ है। तो बहुत सारे और भी डिफरेंट कल्चर के लोग लखनऊ में आ गए। तो गवर्नमेंट तो केवल इतना ही कर सकती है कि स्कूल्स के माध्यम से एजुकेट कर सकती है बच्चों को कि आपको ऐसे कल्चरों में नहीं जाना है, ऐसा कल्चर अडॉप्ट नहीं करना है। बाकी जो जिस कल्चर में अपने आप को ढालना चाहता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट उनके ये प्राइवेसी है, बेसिकली प्राइवेसी में हम लोग नहीं जा सकते, किसी को अपने फोर्स नहीं कर सकते। चलिए सर, अब मैं दर्शकों से सवाल ले लेता हूँ। आप सब में से किसी को भी अगर सर से कोई सवाल पूछना हो, आपके मन में कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। मंत्री जी, आपने सारी बातें बहुत अच्छी बताई। देश में अगर समन्वय कहीं देखना हो तो वो मदिरा की दुकान पे देखा जा सकता है। ना जात पात, ना ऊंच नीच, ना धर्म, मदिरा की दुकान पे आपको सारा समन्वय इकट्ठा नजर आ जाएगा आपको। अगर वाकई में ही हम इसके लिए समाजवाद नजर आ जाएगा आपको, समाजवाद नजर आ जाएगा जी, ये बात ठीक है। समाजवाद आपको वहीं नजर आ जाएगा सारा का सारा। कोई राजनीति नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सब एक लाइन में तरीके से खड़े हैं और सब अपना अपना काम करके, चाहे वो रेव पार्टी है, चाहे वो बार है, सब जगह समन्वय और समाजवाद इकट्ठा चल रहा है सारा सिस्टम में। तो हम इसे कहीं क्यों नहीं किसी आधार कार्ड के साथ जोड़ पाते? हम आधार कार्ड के साथ जोड़ दें, जो आपका जो टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं जस्ट डबल हो जाएगा। उसके भी कारण है। जब आपने आधार कार्ड के साथ जोड़ा, वो महीने में कितनी बार मदिरा की दुकान पे आया, स्कैन किया, उसे आधार कार्ड स्कैन किया और रख लिया, आधार कार्ड वापस दे दिया। जो टैक्स मैटर की बात करते हैं, हम रेवेन्यू जनरेट करने की बात करते हैं, इससे बेटर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता। आप एक बार इस पे विचार करके देखें। चलिए, इस पे तो विचार करूंगा। मंत्री जी, मेरा एक इसमें सुझाव है कि ये जितने भी लाइन लगाते हैं वहाँ पर, यदि इनको बीपीएल कार्ड इनका ख़त्म कर दिया जाए, कुछ ऐसा सोचा जाए, क्योंकि ये टफ स्टैंड्स समाज को भी लेने पड़ेंगे और सरकार को भी लेने पड़ेंगे। अकेले सरकार, हम बोलते रहते हैं सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, ये विषय सरकार के नहीं है, बेसिकली ये समाज के विषय है या पारिवारिक विषय है। तो यदि उसका वो शराब पीने में खर्च करता है, बच्चों की पढ़ाई में खर्च नहीं करता, लेकिन हम गवर्नमेंट उसको बेनिफिट देती है, बीपीएल के भी देती है, उसको सारे बेनिफिट देती है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम उसको कंट्रोल कर दें और उसको ज्ञान मिले कि ये डिफ़िकल्ट है वैसे तो, क्योंकि हमारी सबकी राजनीतिक वो चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यदि कोई चीज़ शुरू होगी तो कहीं ना कहीं जाके इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आएगा। नहीं, इस पे डेफिनेटली आपने अच्छा सजेशन दिया है। इस पे मैं डिपार्टमेंट के लोगों को बिठा के कुछ डिस्कशन करूंगा कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने विचार आप बैठ के बात वो कर सकते हैं। नहीं, ठीक है। आपने कहा कि हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं शराब को। प्रमोट तो नहीं करते हैं, लेकिन आपने उसके रोकने के क्या उपाय करे हैं? क्या आपने होटल्स में, क्लब्स में और पब्स में 10 बजे के बाद शराब लिकर को सप्लाई करने के ऊपर रोक लगाई है? कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन रोकने के लिए क्या करेंगे? आप बैठिए प्लीज़। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उसमें रोकने के लिए जो टाइमिंग्स की बात करी आपने, तो वो टाइमिंग्स डिफाइंड हैं हमारे यहाँ भी स्टेट में कि इस 12 बजे के बाद उस लिकर सर्व नहीं की जाएगी।
क्योंकि इस ट्रेड में जो इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, अब हम लोग को क्योंकि इंडस्ट्री भी देखनी पड़ती है, क्योंकि केवल हमारा ही स्टेट नहीं, एक कंपटीशन अलग अदर स्टेट्स में भी हैं जो जहाँ पे रेस्टो बार्स चलते हैं, तो हम लोग इंडस्ट्री को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमने उसमें टाइमिंग्स लगा दी, एक रोक लगा दी कि 12 बजे के बाद आप सर्व नहीं करेंगे, अगर कोई सर्व करेगा तो उस पर हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। और भी हमारी जो टीम्स होती हैं वो जाती हैं, देखती रहती हैं कि अगर कहीं इलीगल तरीके से अगर कोई सर्व कर रहा है तो उसको हम लोग पकड़ते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो ये सब एक्शंस डिपार्टमेंट लगातार लेता रहता है। के अंदर आजकल बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं जी, इसके ऊपर कुछ बड़ा एक्शन होना ही चाहिए, और ये लिकर वाले ही कर सकते हैं, उन्हें वो ही बिगाड़ रहे हैं। तीखा सवाल है। तो अब हम सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, जो आपने अपने विचार रखे, बताए कैसे सरकार काम करे, कैसे समाज को आगे कार्य करना होगा। रिमझिम स्पार्क्स presents एकल भारत मंच 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus.